हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ 15 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हमें स्टार्टिंग में ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है और उसमें जो कुछ पॉइंट्स आए हैं उन्हें हम एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बेसिक पॉइंट्स है उसको बुलेट्स के फॉर्म में लिख लिया है। हम उसको पढ़ते जाएंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर डेरिवेशंस आएंगे वो होगा हमारा बोर्स का एटॉमिक मॉडल और वहाँ पर हम डेरिवेशंस के साथ डील करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। स्टार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में एक चीज़ तो हमें समझनी होगी। देखिए हमारे जो फिजिसिस्ट थे या फिर पहले जो ऋषि मुनि हुए थे उन्होंने इस पूरे दुनिया में जो चीज़ें देखी अपने आसपास, उन्होंने ये सोचा कि ये चीज़ें मिलकर किससे बनी है। तो अगर आपने कोई एक पार्टिकल ले लिया तो उस पार्टिकल को आप तोड़ते गए उसके और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल बनाते गए। तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो पार्टिकल है अब उससे छोटा पार्टिकल आप नहीं बना सकते हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था कि ये जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी पहले ही कई सारे फिजिसिस्ट ने किया था। लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को एक जो हम कह सकते हैं कि भैया टेंजिबल फॉर्म है वो किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था डाल्टन ने। तो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत ही हम डाल्टन के साथ करेंगे। टेंजिबल फॉर्म जो उन्होंने अपने इस थ्योरी को दिया है कि भैया मैटर किससे मिलकर बना होता है। तो डाल्टन ने कहा है इन 1766 टू 1844, यहाँ पे जो अर्ली 19th सेंचुरी है तब उन्होंने डाल्टन ने कहा थ्रू इट्स एटॉमिक थ्योरी, ही सेड दैट मैटर, कोई भी जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, दोज पार्टिकल्स आर लेटर नोन एज एटम्स। द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब कोई एक मेरे पास सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस के सारे एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। तीसरा बात उन्होंने कहा कि एटम्स कैन कंबाइन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो अलग अलग सब्सटेंसेस को जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को पहले कंबाइन अगर किया जाए तो वहां से फिर एक नया सब्सटेंस बनता है। आज हम जानते हैं ना कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर आप कंबाइन करो तो आप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, बस उसी तरीके से। सो एटम्स कैन कंबाइन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, वो ये थी कि डाल्टन ने बोला है भैया मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। अब इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जो स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल है उसे हमने बोला है इनडिस्ट्रक्टिबल। बट लैटर ऑन जे जे थॉम्सन जो है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि भैया नहीं ऐसा नहीं है, एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल। एटम को भी जो स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल हम मान के चल रहे हैं उसको भी हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे हम ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भैया एक टोटल जो एटम होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और अराउंड किसी भी एटम का 99.9% मास जो होता है उसके जो न्यूक्लियस है जो सेंटर है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेकिन ये बाद में आने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो हमने शुरुआत करी थी अपने डाल्टन के थ्योरी से जिन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में हमें तीन चीज़ें बोली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने दिया था 1903। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कोई एक केक है और केक के अंदर आपने कोई चेरीज जो होती है ना, छोटे छोटे चेरीज के टुकड़े, उनको ऐसे इंटरमिक्स कर दिया तो वो इस तरीके से दिखता है, प्लम पुडिंग की तरह दिखता है। तो इस प्लम पुडिंग मॉडल में अगर आप देखोगे तो जो स्कैटर्ड फॉर्म में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वे दे आर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और जो पूरा का पूरा ये स्पीयर बना है दिस स्पीयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीयर के अंदर किसे एम्बेडेड करके रखा है, इलेक्ट्रॉन को एम्बेडेड करके रखा है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और बाकी ये पूरा जो मास है ये पॉजिटिव चार्ज का है। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बोला है द एटम इज अ स्पीयर ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो इलेक्ट्रॉन एम्बेड किए गए हैं, फंसाए गए हैं इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज के अंदर। और एक बात और उन्होंने बोली कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज एंड दस एटम को वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। ठीक है,
फिर सेकंड पॉइंट पर आते हैं। उन्होंने कहा है द पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कम आउट एंड ओनली निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर स्मॉल कैन बी इमिटेड। ओनली निगेटिव चार्ज इमिट होता है, पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं होता है, इट कैन नॉट कम आउट। लेकिन अगर हम फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को देखें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो प्लम पुडिंग मॉडल की तरह नहीं है। आपको अगर याद होगा तो आप कई किताबें जब खरीदते हो जो फिजिक्स से रिलेटेड है तो वहाँ पर इस तरीके का एक मॉडल निकाल कर दिखाया जाता है, जिसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना। इस तरीके से हम मॉडल देखते हैं। तो उस टाइप का मॉडल बाद में निकल कर आया है। तो यही उन्होंने कहा है कि फर्दर एक्सपेरिमेंट शोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट थॉमसन हैड प्रपोज। तो थॉमसन का ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है इसको बाद में नकारा गया है। चलिए आगे फिर किसका मॉडल आया, आगे आया रुदरफोर्ड का मॉडल। अब रुदरफोर्ड का मॉडल आने से पहले ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था ना, इसे टेस्ट किया किसने, टेस्ट किया गेगर एंड मार्सडेन ने टेस्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हेलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना उसे ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। सो हेलियम एटम के न्यूक्लियस को जनरेट, हेलियम एटम के न्यूक्लियस को जनरेट करने वाला एक सोर्स है विच इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और वहां से एक पर्टिकुलर बीम प्रोड्यूस की गई, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। एंड दैट बीम वॉज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होता है, हमने इसके पहले समझा था। कॉलीमेटर ऐसा डिवाइस होता है जो स्कैटर्ड फॉर्म में आने वाले पार्टिकल को एक पर्टिकुलर बीम के फॉर्म में आगे भेजता है, ठीक है। these alpha particle they were passed through collimator and they were supposed to pass through the gold foil। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ गोल्ड फॉइल। तो ये ऐसी एक गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से होते हुए इन हेलियम एटम को भेजा गया। अब देखिए अगर ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर मैं 3D डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये गोल्ड की फॉइल है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे। अब गोल्ड की जो फॉइल है उसे हम मानेंगे कि जो हमें थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, तो प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से गोल्ड के सारे एटम तो एक दूसरे के साथ ऐसे प्लम पुडिंग मॉडल की तरह जुड़े होंगे, है ना, इस तरीके से जुड़े होंगे। और अगर इस पर से कोई एक हाथ अल्फा पार्टिकल आएगा, किसी हीलियम एटम का न्यूक्लियस आएगा, तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, इन पर्टिकुलर एटम के साथ टकराएगा और सीधा ही रिवर्स डायरेक्शन में या फिर वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बट एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ और ही आए हैं। गेगर एंड मार्सडेन ने देखा कि व्हेन अल्फा पार्टिकल आर मेड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल दे सिंपली पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, और उनमें जो डिफ्लेक्शन है, जो स्कैटरिंग है, इट इज़ वेरी वेरी लो। इनफैक्ट 99.86% जो पार्टिकल है आउट ऑफ टोटल परसेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो 99.86% पार्टिकल सीधा ही ट्रैवल हुए हैं और उनके बीच का जो डेविएशन रहा है वो बहुत कम रहा है, 0.1 डिग्री। So in 0.1 degree only, all the major particles, they were all the particles, that is 99.86% particle, they simply pass straight away pass हो गए। मतलब इसके अंदर, इस गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत बड़ी स्पेस होनी चाहिए तभी तो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। अब जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज फाउंड दैट मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल एंड वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस एंगल। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए और कुछ ही ऐसे पार्टिकल थे जो क्या हो गए, किसी अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, चलेगा, याद रहेगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, आउट ऑफ ऑल 99.86% स्कैटर्ड थ्रू द एंगल लेस देन 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री मतलब यहाँ से जैसे ही निकले होंगे तो 0.1 डिग्री से भी कम डिग्रीज, कम एंगुलर डेविएशन में वो 99.86% पार्टिकल पास हुए हैं, ठीक है। चलो, and 0.14% scattered through angle larger than 0.1 degree. Now particle only about 1 upon 80,000, so 80,000 में से एक पार्टिकल, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लार्जर देन 90 डिग्री वाले एंगल पर स्कैटर्ड हुए हैं। मतलब जब
जब हमारा हीलियम का न्यूक्लियस आया होगा तो हीलियम का न्यूक्लियस टकराया होगा अंदर के एटम से, और वहाँ पर फिर स्कैटरिंग देखने को मिला होगा अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन उन्होंने कहा है कि 1/80,000, मतलब 80,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर हुआ है, बाकी तो सारे 0.1 डिग्री में ही समा गए हैं। और फिर लास्ट में बोला है कि अबाउट 0.005% दे आर स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। तो एकदम उल्टा 180 डिग्री तक कितने हुए हैं, 0.005। तो इसका मतलब है कि भैया ये जो हमारा गोल्ड फॉइल था उसके अंदर जो भी एटम्स है दे आर नॉट लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी स्पेस होनी चाहिए, तभी हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है वो इजीली पास हो गया। ठीक है, अब याद रखना दिस सेम एक्सपेरिमेंट वाज आल्सो कंडक्टेड बाय रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड ने भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ही केम अप विथ हिज ओन एटॉमिक मॉडल। लेट्स सी व्हाट डिड ही से। रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने बोला है द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज। एज वी नो कोई भी जो एटम है इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे आज हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कहते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं एटम के, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, और वो क्या हो जाते हैं, वो एक न्यूक्लियस में रुक जाते हैं। सो ही कॉल्ड दिस पार्टिकल एज न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, उसका साइज वेरी वेरी स्मॉल है। कितना स्मॉल साइज है, 10 फेम्टोमीटर। एक फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर। तो 10 फेम्टोमीटर इतने कम साइज में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। दैट पार्टिकल, दैट स्मॉल पार्टिकल जिसका साइज 10 फेम्टोमीटर है, आज हम उससे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब यहाँ पर याद रखना द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये जो बीच में न्यूक्लियस की बात करी है ना, दिस न्यूक्लियस इज 10⁻⁻5 टाइम्स द साइज ऑफ एन एटम। एटम का जो अगर साइज देखा जाए तो एटम का साइज इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल रेडियस होती है उसे कंसिडर करके मेजर करते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो तकरीबन 1 लाख टाइम्स, 1 लाख गुना छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। दिस वी मस्ट कीप इन माइंड। अब आप सोचिए इतने छोटे से एटम का भी इतना छोटा हिस्सा ही उसका न्यूक्लियस है। और याद रखना रुदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज वेरी वेरी टाइनी मास विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। और ये जो मास है यहीं पर सारा का सारा एटम का 99% मास स्टोर होता है, कहाँ पर, न्यूक्लियस पर। चलो आगे के पोस्टुलेट, आगे के जो पॉइंट्स है उन्हें देख लेते हैं रुदरफोर्ड में। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, दैट इज 99% ऑफ मास, और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग पूरा ही पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और नियरली ऑल द मास इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर याद रखना द इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। व्हाई? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रोटेटिंग, ठीक है, इन दैट केस उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो दे विल कोलैप्स। ठीक है, कहाँ पर कोलैप्स हो जाएंगे, वो न्यूक्लियस पर कोलैप्स हो जाएंगे, जिसके कारण एटम अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन इज नेसेसरी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन दे विल बी फॉलिंग टू द न्यूक्लियस एंड दस एटम जो है वो एटम पूरा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट क्या बोला है, द स्पेस बिटवीन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मोस्टली एम्प्टी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो स्पेस है इट इज मोस्टली एम्प्टी होती है। और यहाँ पर एक चीज हमें बोली है, प्लीज नोट दैट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द साइज ऑफ एटम। तो एटम का साइज ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, ड्यू टू लार्ज मास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय अप्लाइड फोर्स ऑफ एनी पार्टिकल। मतलब अगर मैं गोल्ड की फॉइल ले लूँ और उसके अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में सारा का सारा मास है, अब उस न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर अगर कोई एटम पास हो रहा है या फिर कोई पार्टिकल पास हो रहा है, तो बिकॉज लार्ज मास कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल साइज
एट द न्यूक्लियस इट डजंट गेट अफेक्टेड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है वो अफेक्ट नहीं होते हैं, यही उन्होंने बोला है। ड्यू टू लार्ज मास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय अप्लाइड फोर्स ऑफ एनी पार्टिकल और एक्सटर्नल एंटिटी, हेंस नो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय एटम। तो जब एटम कुछ इमिट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, पॉजिटिव चार्जेस इमिट नहीं करता है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस है लेकिन सारा मास भी वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दस फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एंटिटी विल नॉट बी अफेक्टिंग द एटम एज सच, उसके न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें रुदरफोर्ड ने दे दी है। तो क्या बोला था रुदरफोर्ड ने? सबसे पहले बोला है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो न्यूक्लियस का हिस्सा है जहां पर 99.9% मास है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, 1,00,000 गुना वो छोटा है होता है, 10⁻⁻5 टाइम्स द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम अगर 1,00,000 सेंटीमीटर हुआ तब जाके आपका जो न्यूक्लियस होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। इस तरीके से एनालॉजी हम देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ना, उसका एक मॉडल यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं और न्यूक्लियस उसके सेंटर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं होगे तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल अपॉन न्यूक्लियस एंड एटम वुड कोलैप्स। ठीक है, और जो स्पेस होती है इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द एटम इज मोस्टली, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज मोस्टली एम्प्टी। और लास्ट में बोला है कि ये जो न्यूक्लियस है वो इतने जल्दी अफेक्ट नहीं होता है बाय द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू अदर एटम्स और अदर एंटिटीज। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे पास ना एक डिफिकल्टी उन्होंने बोली है विथ रिस्पेक्ट टू रुदरफोर्ड के मॉडल में। अब वो डिफिकल्टी क्या है? तो डिफिकल्टी ये है कि जो मैक्सवेल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी होती है उसमें एक इक्वेशन आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, सो मैक्सवेल्स का जो इक्वेशन है इट इज रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मैक्सवेल क्या कहता है कि भैया कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सेलरेटेड है, मतलब उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है, तो वो एनर्जी इमिट करता है। अब यहाँ पर देखिए जो रुदरफोर्ड का मॉडल है, उस रुदरफोर्ड के मॉडल में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन शुड रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अदरवाइज दे विल फॉल अपॉन द न्यूक्लियस एंड एटम वुड गेट द पर्टिकुलर एलिमेंट और दैट एटम वुड गेट कोलैप्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो इनके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो ये हुआ एक चार्ज पार्टिकल। एंड एज पर मैक्सवेल व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व या चार्ज पार्टिकल अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो उस केस में इट विल इमिट एनर्जी। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव सीन कि एटम तो स्टेबल होते हैं और वहाँ पर कोई भी तरीके से जो इमिशंस है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं अनलेस कि वो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह हो। बट बाय एंड लार्ज मोस्टली एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये देखी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और बिकॉज इट इज एक्सेलरेटेड सो इट विल बी इमिटिंग सम एनर्जी। अब जब एनर्जी इमिट हो रही है इलेक्ट्रॉन से तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो वो सर्कुलर घूमने के बजाय स्पाइरल घूमेगा, और स्पाइरल घूमते घूमते कहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, एट द न्यूक्लियस। तो ऐसे भी हम नहीं देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इन जनरल अगर देखा जाए तो मस्त स्टेबल होके घूम रहे होते हैं, है ना। तो इस थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन है किसके, रुदरफोर्ड की थ्योरी का, वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी क्यों नहीं इमिट करता जबकि उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा है। और दूसरी चीज अगर वो घूम रहा है तो धीरे धीरे उसने एनर्जी इमिट करनी चाहिए, और एनर्जी के इमिट करने के साथ साथ जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वो स्पाइरली घूमकर किस पर आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस पर आ जाना चाहिए। इसके एग्जैक्टली अपोजिट कुछ फैक्ट देखने को मिले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो वो कोई भी एनर्जी फिलहाल इमिट नहीं करता उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। दूसरी चीज अगर
अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होकर उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी खुद की एनर्जी डाउन हो रही है, और खुद की एनर्जी डाउन होगी तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ ही सही, लेकिन उसने जैसे जैसे एनर्जी डाउन होती जाएगी तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस उसने इमिट करने चाहिए, बट ऐसे भी नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली है। अब देखो दिक्कत क्या है, ये जो रुदरफोर्ड का मॉडल है, इस रुदरफोर्ड के मॉडल को बोर ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, और जो इसके ऊपर डिफिकल्टीज आई है उन डिफिकल्टीज को बोर ने अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। बोर ने भी ये माना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड देयर न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, और जब वो घूम रहे होते हैं तो वो एनर्जी इमिट नहीं करते। कब नहीं करते? अगर वो किसी स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहे हो। अब वो स्टेबल ऑर्बिट कौन सा है, ये हम उस बोर के जब पोस्टुलेट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इन दैट केस एनर्जी इमिट होती है। तो ये सारे के सारे जो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं जो बोर्स के एटॉमिक थ्योरी के हैं, ये बोर्स की एटॉमिक थ्योरी पहले किसको सपोर्ट में लेकर बनाई गई है? रुदरफोर्ड के मॉडल को। तो रुदरफोर्ड का ये जो मॉडल है यही हमारा बेस है, और फिर इसको करेक्ट मानकर बोर ने इसकी जो डिफिकल्टीज थी उन्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, तो दोस्तों रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफिकल्टीज थी उन डिफिकल्टीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें दिया है बोर ने। और बोर ने जो उसका एटॉमिक मॉडल हमारे सामने रखा, उसके जो 3 मेन पोस्टुलेट्स है वो हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट कहता है दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो उसके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक छोटा सा एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, और उस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम निकालता हूँ। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वाला है अबाउट इट्स न्यूक्लियर या अराउंड इट्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई। ओके, एंड इट इज रिवॉल्विंग अबाउट दिस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस वैसे तो बहुत छोटा होता है बट रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे बड़ा निकाल रहा हूँ। तो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी गिवन बाय n। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दैट इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस आर एन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब आर एन क्या है? दिस आर एन इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, और nth नंबर के ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E is revolving around its nucleus। ठीक है, revolving around its nucleus as shown in figure। चलेगा। अब मैं लिखता हूं लेट me is the mass of electron, let Vn be the tangential velocity with which electron is revolving in nth orbit, और इसी tangential velocity को हम orbital velocity भी बोलेंगे। So Vn is orbital velocity of electron। ठीक है, यही tangential velocity भी है। ठीक है, so me हो गया, Vn हो गया। अब आई एम राइटिंग आर एन, सो आर एन इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, चलेगा। अब देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज है E, और जो अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है? तो हम जानते हैं न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स ही बस पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे
उस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज एट न्यूक्लियस हमें मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एज वी नो प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो सिंपली मैं प्रोटॉन का चार्ज भी ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एटम का पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर जो है वो अगर z है तो टोटल चार्ज एट न्यूक्लियस वुड बी z into e. Z is atomic number which shows number of proton inside the nucleus and e would be the charge on each of the proton. That's why the total charge would be given by z into e. So यहीं पर अगर मैं लिख लूँ z e क्या है, z e is टोटल चार्ज, उसके पहले क्या कर लेते z लिख लेते, तो z is atomic number, z is atomic नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, एंड जेड ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, तो हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स acting on electron will be equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दिस विल बी माय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स तो जानते ही है mv²/r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बस वो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, इसके लिए मैं m सफिक्स e ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है सफिक्स e लेना, अगर आप नहीं लेना चाहते हो सिंपल m लिखा तो भी चलेगा। सो me, देन nth नंबर के ऑर्बिट की वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए vn, और nth नंबर के ऑर्बिट के रेडियस की बात हो रही है, इसके लिए मैं rn यहाँ पे लिखता हूँ, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है ना k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, देखो Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा और Q2 मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के बजाय इसको मिटाकर मैं लिख रहा हूँ चार्ज ऑन न्यूक्लियस विच इज नथिंग बट z टाइम्स ऑफ e, so z टाइम्स ऑफ e रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड e से अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या बन चुका है, me vn का स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब k क्या होता है 1/4πε0, सो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आएगा z इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वायर, यहाँ पर नीचे आर एन तो है ही। अब आर एन को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, दिस आर एन वुड गेट कैंसिल थ्रू स्क्वायर और बाकी का एक्सप्रेशन बचा रह जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते हैं, यहीं तक आकर रुक जाते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर। लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये कहना क्या चाहता है देख लीजिए। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज माय न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूमता है तो वो क्या किसी भी ऑर्बिट में किसी भी डिस्टेंस पर घूमता है क्या, नहीं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही, उस पर्टिकुलर रेडियस के ऑर्बिट पर ही घूमता है। अब ऐसा क्यों बोला है बोर्स ने, क्योंकि रुदरफोर्ड के अगर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसके डिफिकल्टी जो थी वो यही थी कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मैनर में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेशन फेस कर रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड है तो इट शुड इमिट एनर्जी। लेकिन बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसे हम बाद में स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे,
उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर वो स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी इमिट नहीं करता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि वो किस डिस्टेंस पर जाकर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा? तो यहाँ बोर कहता है कि वो ऑर्बिट ऐसा सिलेक्ट होगा या फिर वो इतने डिस्टेंस पर जाकर घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, द इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहां पर वही बोला है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, और उस स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता है। सो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड टेक्स्ट बुक के वाइज अगर सेंटेंस देखें तो उन्होंने लिखा है द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक the radius of orbit of an electron can only take certain fixed values such that the angular momentum of electron in this orbit is an integral multiple of h upon 2 pi where h is being the Planck's constant। ठीक है, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का एक छोटा सा रिलेशन लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर से मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि मेरे पास एक ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का। तो let's say this is an electron विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल है ना, इट इज स्पेसिफिकली अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स है, उनके लिए बोर्स की जो थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल है, उसमें कई डिफिकल्टियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर एटम के स्ट्रक्चर को या एटॉमिक मॉडल को समझना है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मॉडल है वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें देता है। इसीलिए बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल है उसे वर्ल्ड वाइड काफ़ी एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लौटते हैं हमारे पोस्टुलेट पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ गिवन ऑर्बिट अराउंड इट्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पर मैं रेड कलर से न्यूक्लियस मार्क कर रहा हूँ, और मान लो कि आर एन डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से nth ऑर्बिट में आर एन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। अब हम जानते हैं यहाँ पर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा गया है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सो आई एम सिंपली राइटिंग एंगुलर मोमेंटम। सो दिस एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये चीज याद रखिए। ठीक है, अब हम जानते हैं भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, दैट वुड बी अगेन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब सवाल यह है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पर किसके मास की बात होगी, इलेक्ट्रॉन के मास की बात होगी। किसके वेलोसिटी की बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन जिस nth नंबर के ऑर्बिट में घूम रहा है उसके वेलोसिटी की बात होगी। एंड देन रेडियस वुड बी अगेन दैट nth नंबर के ऑर्बिट का रेडियस, दिट्स वुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हमने सेकंड पोस्टुलेट से डिराइव किया है। चलेगा, अब ये याद रखना आगे हमें काम में आने वाला है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर अगर ये जो बोर्स का मॉडल है, अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लीकेबल है, तो हाइड्रोजन एटम में ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं वो तो 1 ही ऑर्बिट होते हैं। तो आप बोल रहे हो कि nth ऑर्बिट मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा ना हाइड्रोजन के केस में, तो वो बड़ा ही उसके लिए वो स्टेबल ऑर्बिट है। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी देगा, चाहे वो हीट रेडिएशन हो सकते हैं या फिर फोटो रेडिएशन हो सकते हैं, जब बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड एंड दिस इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द आउटर ऑर्बिट। इवन दो इट जंप इनटू द आउटर ऑर्बिट, इट स्टिल रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इन दैट केस अगर इलेक्ट्रॉन को फिर से ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन विल जंप टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट, और वो ऑर्बिट में वो घूमते रहेगा तब तक जब तक उसका एंगुलर मोमेंटम जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई है। ठीक है, नहीं तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्बिट की बात चली थी ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये उसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। बस सवाल ये है, मतलब बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करते जाते हैं एज लॉन्ग एज दे गेट एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। चलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब थर्ड पोस्टुलेट की तरफ जाएंगे। अब थर्ड पोस्टुलेट हमसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट कहता है एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी एंड इन डूइंग सो इट एमिट्स फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिट। मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मान लो ये एक ऑर्बिट है जिसको मैं एन नंबर का ऑर्बिट कह रहा हूं, दिस इज माय nth नंबर का ऑर्बिट। फिर उससे थोड़ा सा हायर हायर लेवल पर एक m नंबर का ऑर्बिट ले लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज ऑर्बिट m, ठीक है, दिस इज m नंबर का ऑर्बिट। चलेगा। अब पोस्टुलेट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। तो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है। अगर मान लीजिए m नंबर के ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है फिलहाल, ठीक है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट वाला ऑर्बिट है और कोई भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, इट विल ऑलवेज वांटेड टू रिमेन इन लोअर एनर्जी स्टेट। तो लोअर एनर्जी में रहने के लिए उसे जंप करना पड़ेगा टूवर्ड्स लोअर ऑर्बिट जहां पर एनर्जी कम होगी। अगर मान लीजिए m नंबर के ऑर्बिट में em एनर्जी है और n नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी en हुई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है व्हाइल इट इज जंपिंग फ्रॉम m नंबर का ऑर्बिट टू n नंबर का ऑर्बिट, इट विल इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किसके फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, फोटोन के फॉर्म में। और ये जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी रहेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस है उतनी एनर्जी रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो m नंबर का ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग। और जो nth नंबर का ऑर्बिट है उसकी एनर्जी लेवल है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन m नंबर के ऑर्बिट से nth नंबर के ऑर्बिट तक आएगा तो इट विल इमिट फोटोन, जैसा कि हमने देखा है, दिस वुड बी फोटोन। और जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट वुड बी 10 माइनस 6, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इन जनरल भी फोटोन की एनर्जी हम कैसे बताते हैं, फोटोन की एनर्जी हम बताते हैं h न्यू से, h न्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी। सो h न्यू विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ m नंबर का ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ nth नंबर का ऑर्बिट। h न्यू को ऑल्सो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा एंड दैट वुड बी em माइनस en। तो ये चीज जो है ये हमें याद रखनी है, ठीक है। सो दिस वाज अवर थर्ड पोस्टुलेट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट जरूर करता है, लेकिन कब, अगर वो हायर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट तक जंप कर जाए। और यही रीज़न होता है कि कई बार इलेक्ट्रॉन का इमिशन देखा जाता है लेकिन नॉर्मली जो एटम है वो स्टेबल होता है एज पर रुदरफोर्ड। ठीक है, तो ये 3 पोस्टुलेट हमने सीख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं सीईटी का। क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू मास m, रेडियस r एंड h एज प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसके बीच में करेक्ट रिलेशन को आपको पूछा है कि h स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब या फिर h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर क्यूब क्या है, वो कौन सा रिलेशन है। देखो समझते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, सो वी नो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, this centripetal acceleration is given by what, let's say a, which is nothing but v square upon r। v क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, r इज रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। अब हम जानते हैं v स्क्वायर अपॉन r हम कैसे ले सकते हैं, तो वी नो कि जो सेकंड पोस्टुलेट है बोर का, सेकंड पोस्टुलेट, तो सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, एंड फ्रॉम दैट रिलेशन वी कैन सिंपली राइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron in the given orbit and radius of that orbit, nth orbit, would be equal to n times of h upon 2 pi। यहाँ पर हम सिंपली v की वैल्यू निकाल सकते हैं, vn is equal to n into h upon 2 pi mass of electron multiplied by radius of that nth orbit। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो अब लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे,
मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू वी का स्क्वायर कर दीजिए। वी का स्क्वायर मतलब इस वी एन का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, रेडियस मतलब nth नंबर के ऑर्बिट के रेडियस आर एन के साथ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, वी का स्क्वायर इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय nth नंबर के रेडियस का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय nth नंबर का रेडियस। सो आई विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का क्यूब। अब यहाँ पर आप देखो तो जो रिलेशंस है वहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से पूछा है। तो एच स्क्वायर ऊपर है, एन तो वैसे ही कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर वगैरह कांस्टेंट है, तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट nth ऑर्बिट के रेडियस का क्यूब, ये हमें दिया है। तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये रिलेशन है बी वाला। सो बी वाला इज बी, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमें पता करना है द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता हूँ और ये उसका ऑर्बिट है। सो लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो घूम रहा है एट डिस्टेंस लेट से आर एन। यहाँ पर मैं आर एन डिस्टेंस को मार्क कर रहा हूँ। सो आर एन डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, अबाउट द न्यूक्लियस। नाउ अब हमें पूछा है कि एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसका मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और एक्साइट होने के कारण वो आउटर एनर्जी लेवल पर चला गया, मान लीजिए थर्ड एनर्जी लेवल या फोर्थ एनर्जी लेवल या थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट पर चला गया, तो उसका रेडियस कितना होगा। अगर मुझे पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर पता है और अगर मुझे ऑर्बिट का नंबर पता है कि वो एक्साइट होकर किस ऑर्बिट में घूम रहा है, सो आई मस्ट बी इन अ पोजीशन टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो ये कैसे फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इसका ये एक्सप्रेशन है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around its nucleus, revolving around its nucleus at radius या फिर in nth orbit ऐसे लिख रहा हूँ as shown in figure, जैसे हमने फिगर में बताया है। अब देखो क्या होगा, I can directly write here let me, what is me, be the mass of electron, ठीक है। let vn be the orbital velocity या tangential velocity of electron, ठीक है। एंड आर एन क्या हो गया, इट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करेंगे। सो आई कैन राइट फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या कहता है फर्स्ट पोस्टुलेट, कि वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना निकल कर आया था, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, nth नंबर में ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड nth नंबर के ऑर्बिट की रेडियस। ये रिलेशन वाज इक्वल टू, अगर आपको याद हो सो फर्स्ट पोस्टुलेट में यस, ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, तो इसका ये रिलेशन हमने निकाला था विच इज 1/4πε0 जेड स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। आई एम राइटिंग 1/4πε0 जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय nth ऑर्बिट के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर एन वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
दिस आर एन कैन बी आइसोलेटेड ऑन लेफ्ट साइड, और बाकी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उन्हें हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो हमें इस तरीके से रेडियस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बट दिक्कत क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो आई नीड नॉट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। सपोज मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं पता, मुझे क्या पता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है और वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, एन की वैल्यू पता है। बस इतने ही पता होने से मुझे रेडियस पता होनी चाहिए कि वो ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो वहाँ पर वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी वाला एलिमेंट है इसको हटाएंगे। अब इसको हटाने के लिए फिर आगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन को लेके जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको पहले आइसोलेट करता हूँ। सो वी एन का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, एज वी कैन सी दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा z इंटू ई का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, एम ई इंटू आर एन। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, और ये कहाँ से डिराइव किया है हमने इसको, बाय यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड पोस्टुलेट यूज करता हूँ। सो आई एम राइटिंग फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट। तो भैया सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into velocity of electron in nth orbit multiplied by that radius of that orbit would be equal to n times of h upon 2 pi। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार वेलोसिटी को आइसोलेट करूंगा। सो वेलोसिटी एट nth ऑर्बिट वुड बी इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है। अब अब अगर आप पहला एक्सप्रेशन देखो, तो पहले एक्सप्रेशन में क्या है, वी एन का स्क्वायर हमें मिला है, तो यहाँ पर भी हम वी एन का स्क्वायर ले लेंगे। सो आई एम सिंपली सेइंग दैट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलता है हमें अगर हम स्क्वेयरिंग करें तो, सो आई विल बी गेटिंग वी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है, इसे आई एम राइटिंग इक्वेशन नंबर 2। सो इफ यू ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 बोथ हैव वी एन का स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो आई एम सिंपली राइटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 और 2 इक्वेशन को अगर इक्वेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। सो जेड ई का स्क्वायर दैट इज एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट me into rn, that is mass of electron multiplied by radius of nth orbit, and that would be equal to second, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसका राइट हैंड एक्सप्रेशन क्या लिखा है, that would be equal to n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर me का स्क्वेयर एंड rn का स्क्वेयर। अब देखते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। तो मुझे दिख रहा है दैट आर एन जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड थ्रू दिस स्क्वायर, पाई भी वैसे ही कैंसिल हो रहा है फ्रॉम स्क्वायर, एंड देन 4 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 4 भी ऑल्सो कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आगे क्या बचता है, आई एम राइटिंग हियर। सो आगे हमारे पास बचता है जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर एन। ठीक है, और पाई बचा है एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें डेरिवेशन किसके लिए निकालना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो आई एम सिंपली कीपिंग इट असाइड। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर एन वुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन भी उधर चले जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज epsilon naught, that is permittivity of free space, n square h square divided by pi into mass of electron multiplied by z, ठीक है, इंटू ई का स्क्वायर, z इंटू ई का स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग लेक्चर्स। इसका भी कुछ बहुत ज़्यादा यूज होगा है। ठीक है,
चलो, तो रेडियस हमें मिल चुकी है। अब ना इस रिलेशन को और थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं आर एन को ऐसे लिखूँ, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई का स्क्वेयर, इसे एक तरफ लिखता हूँ, और फिर बचा है ऊपर एन का स्क्वेयर, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है उसका स्क्वेयर, एंड डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, ये हमारे पास बचता है। याद रखना, जब हमने बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट लिया था ना, दिस सेकंड पोस्टुलेट, इस सेकंड पोस्टुलेट में हमने लिखा था कि एन टाइम्स एच अपॉन टू पाई होता है। यहाँ पर एन हमें क्या बताना पड़ता है, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, चल, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, एच तो है ही प्लैंक्स कांस्टेंट, देन पाई की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड होता है, और चार्ज जो है ई उसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है। लेकिन जो रेडियस है, अब वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, और कौन सा वो पर्टिकुलर एटम है जिसके एटॉमिक नंबर को हमने यहाँ पर जेड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट केस में z की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और ग्राउंड स्टेट पर n भी 1 होता है। फिलहाल अगर ग्राउंड स्टेट का रेडियस हमें नहीं पता करना है, तो n की हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं और आर एन को पता कर सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट के लिए n 1 है, z 1 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई इंटू पाई एम, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये हमारे पास बचता है। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। क्यों बोर्स रेडियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में होगा तो एन की वैल्यू 1 होगी, जेड की भी वैल्यू 1 होती है। तो यही सब वैल्यू हमें हमारे पास बचती है, विच रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन एटम के लिए ये केस रिप्रेजेंट हो रही है। सो आई एम सिंपली राइटिंग दैट आर एन कैन बी रिटर्न एज ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर अपॉन जेड, ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर अपॉन जेड। और यहाँ पर याद रखना, दिस ए नॉट इज बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम यहाँ पर इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, एप्सिलॉन नॉट एच है ना, एप्सिलॉन नॉट एच पाई एम ई, अगर इनकी वैल्यूज अगर पुट करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे मिलने वाली वैल्यू होती है 0.537 इंटू 10⁻⁻10। कितनी होती है, 0.537 इंटू 10⁻⁻10। अगर इस वैल्यू को ऊपर रख दिया जाए, तो वी कैन राइट दैट आर एन इज इक्वल टू 0.537 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वेयर अपॉन जेड। दिस इज अगेन यूर जनरल एक्सप्रेशन, जहां पर ये वैल्यू क्या बता रही थी, बोर्स रेडियस की वैल्यू बता रही थी। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, 1। देयरफॉर आर एन कैन बी रिटर्न एज 0.537 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई एन का स्क्वेयर। और ये मीटर में होगी रेडियस, किस में होगी, मीटर में। सेकेंडली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट आर एन इज इक्वल टू 0.537 मल्टीप्लाइड बाय एन का स्क्वेयर, और 10⁻⁻10 हटाकर उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकता हूँ, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर radius of nth number का orbit in which electron is rotating, and for that matter what we will be requiring, number of orbit and जो एटॉमिक नंबर है ये, उसको अगर सिंपली यहाँ पे रख दिया जाए तो ऑर्बिट की रेडियस निकल कर आती है। ठीक है, अब हमने ऑर्बिट की रेडियस तो निकाल ली, आगे चलकर हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर पता करना है तो उसे भी हम पता कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये जो रिलेशन है ना, आर एन इज इक्वल टू ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड ई का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन को अच्छे से याद रखिए, ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, चलो आगे हम इसका यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी वी एन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन
nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर इट्स टेंजेंशियल या ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो व्हाट आई एम सिंपली डूइंग इज, मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऑर्बिट ले रहा हूँ और इस ऑर्बिट में मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। सो दिस इज माई ऑर्बिट। सर्कुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, ठीक है। और वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, मान के चलते हैं आर एन डिस्टेंस पर है। और इस इलेक्ट्रॉन की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसे मैं वी एन लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। सो वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट का यूज करेंगे। सबसे पहले थ्योरी लिखना है तो क्या लिखेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus, revolving around the nucleus as shown in figure, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं लेट एम एन, सॉरी एम ई, लेट एम ई बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, let Vn be the orbital velocity in nth orbit. So orbital velocity in nth orbit, किसके ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, चलेगा। और आर एन को हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। सो दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। सो हम लिख सकते हैं भैया, एज पर सेकंड पोस्टुलेट, एज पर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, तो एज पर बोर्स, चाहो तो ऐसे लिखो, बोर्स second postulate, we know that angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, where n is principal quantum number. Now L can be written as mass of electron, velocity in nth orbit multiplied by radius of electron, ठीक है, for that nth orbit which would be equal to n into h upon 2 pi, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में लेकर जाते हैं। देखिए लास्ट के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब रेडियस फाइंड की थी तो वेलोसिटी को एलिमिनेट किया था, याद होगा अगर आपको, वेलोसिटी को एलिमिनेट किया था। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, चूंकि हमें वेलोसिटी चाहिए तो वी विल नॉट बी रिक्वायरिंग रेडियस इन द एक्सप्रेशन, एंड फॉर दैट मैटर जो रेडियस की वैल्यू हमने लास्ट एक्सप्रेशन में फाइंड की थी उसे ही हम यहाँ पर क्या करने हैं, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो चलो आई एम राइटिंग, सो वी एन वुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई mass of electron multiplied by radius. So I am writing here that Vn, velocity of electron in nth orbit, would be given by n into h divided by, क्या बचता है, 2 pi, 2 pi mass of electron multiplied by radius of nth orbit। बट हम जानते हैं कि ये जो रेडियस होती है, रेडियस की क्या वैल्यू होती है, बट रेडियस ऑफ nth नंबर का ऑर्बिट इज गिवन बाय, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, उसे ही मैं वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, एक एक करके लिखेंगे। अगर इस वैल्यू को, अगर इस रेडियस के वैल्यू को मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा वी एन इज इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर एन की बजाय लिख रहा हूँ, देखिए एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड, दैट इज एटॉमिक नंबर इंटू ई का स्क्वेयर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट पाई पाई कैंसिल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है, और कुछ होता है क्या कैंसिल, यस, ये जो n है दिस n स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचता क्या है हमारे पास, हमारे पास बचता है Vn इज इक्वल टू z इंटू ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट n इंटू
h। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, कौन सी, अगर रेडियस के रिलेशन को देखें, सो रेडियस के रिलेशन को, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेडियस के केस में इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, मतलब जो कोई भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसके डायरेक्टली स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है Rn, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है। वैसे ही अगर किसी सेम एटम की मैं बात करूँ तो उसमें जो वेलोसिटी होती है अलग अलग ऑर्बिट में, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। सो for a same atom I can simply write that radius is directly proportional to orbit का square, ऑर्बिट का जो नंबर है उसका स्क्वायर, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिट का नंबर। तो ये जो दो रिलेशंस है ये आप अच्छे से याद रखिए, इससे जुड़ा हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो MHCET का PYQ है, PYQ में क्या पूछा है, इन अ हाइड्रोजन एटम it in its ground state मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, the first Bohr orbit has radius r1, the electron's orbital speed becomes 1/3 when the atom is raised to one of its excited state, the radius of orbit in the next that excited state is। तो देखो समझाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलेंगे। सो ग्राउंड स्टेट पर देखिए, सो ग्राउंड स्टेट पर जब इलेक्ट्रॉन है तो वो डिस्टेंस कितना है, r1 है। फिर क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल स्पीड बिकम्स 1/3 व्हेन द एटम इज रेज्ड टू वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर जाने के बाद अब वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर मैं उसको v2 कहूँ, पहली वाली वेलोसिटी को v1 कहूँ, सो v2 इज इक्वल टू v1/3, ये 1/3 हो चुकी है। दिस इज 1/3 व्हेन द एटम इज रेज्ड टू वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट, और हमें पूछा है द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन दैट एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे तो पहले जो रेडियस है उसी के टर्म में हमें सेकंड रेडियस पूछी है। तो सेकंड रेडियस को अगर मैं r2 कह रहा हूँ, सेकंड रेडियस को मैं r2 कह रहा हूँ, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो, जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ r1 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर, और जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला रेडियस है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना पता है। चलो अब उसी तरीके से जो ट्रांजिशन जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका रिलेशन क्या है, सो v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 और v2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n2 दैट इज 1/n2। तो हम क्या करेंगे, v1 और v2 के रिलेशन को यूज करेंगे जो हमें डायरेक्टली दिया है, और फिर उससे हम रेडियस की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं v1/v2 का रेशियो लेता हूँ, सो दैट वुड बी बिकम्स 1/n1 मल्टीप्लाइड बाय n2/1, but we know v2 is what, 1/3 of v1, so v1 divided by 1/3 of v2 is 1/3 of v1, it is equal to n2/n1। तो ये क्या हो जाएगा, this would become 3 times of v1 divided by v1 इज इक्वल टू n2/n1। अब v1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। n1 की वैल्यू क्या है, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो n1 की वैल्यू 1 है, तो n2 कितना हुआ 3। सो यहाँ पर सिंपली मैं लिख रहा हूँ माई n2 वुड बी 3। सो थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। चलो अब आगे हम क्या कैसे लिखेंगे, एज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, सो r1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर एंड r2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 का स्क्वायर। तो हमें r2 ही फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, r2 डिवाइडेड बाय r1 कीजिए, ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर। n1 की वैल्यू है ही क्या, वो तो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। सो आई एम सिंपली राइटिंग r2/r1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 9। So R2 would be 9 times of R1 and this is the expression for the given answer। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यस ये जो सी ऑप्शन है इट इज गेटिंग मैच्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है। देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगेन इट इज रिवॉल्विंग इन nth नंबर का ऑर्बिट। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, दिस इज माई इलेक्ट्रॉन which is revolving in nth orbit which is situated at distance rn from the center. Let the orbital velocity is given by vn. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ consider an electron revolving in nth orbit. Let me be the mass of electron, vn be the orbital velocity, ठीक है। चलो, एंड आर एन बी द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth। और अब हम जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा किसी भी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, सो विद द हेल्प ऑफ दिस vn वेलोसिटी इट विल कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस इन वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन। तो उसको ही बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सो आई एम राइटिंग हियर टी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। चलेगा। अब वी नो जब vn वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा सो इट विल कवर 2 पाई आर एन डिस्टेंस इन t टाइम। सो आई एम सिंपली राइटिंग t इज इक्वल टू 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाय vn। अब आर एन और vn की वैल्यूज हमारे पास है, उसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। सो आई एम सिंपली राइटिंग, सो t इज इक्वल टू 2 पाई। चलो, आर एन का एक्सप्रेशन क्या है? आर एन का एक्सप्रेशन हमने निकाला था विच इज एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई जेड ई का स्क्वेयर। सो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई एम ई अपॉन जेड इंटू ई का स्क्वेयर, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, देख क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो पाई एम ई जेड इंटू ई का स्क्वायर। और वी एन का एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे लिखा है जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो जेड ई का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। ठीक है, ये हो गया वी एन का एक्सप्रेशन। सो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, टी वुड बी इक्वल टू 2 पाई, देखो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड इंटू ई का स्क्वेयर, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय इसका अब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच डिवाइडेड बाय जेड इंटू ई का स्क्वेयर। यहाँ पर देखो पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर सिंपली t would be equal to, देखो 2 into 2 that would be 4। सो 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दो बार आया है तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, देन n का क्यूब और h का क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर एंड e रेज टू द पावर 4। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे टाइम पीरियड निकालना है फॉर दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट। सो फॉर हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग एट ग्राउंड स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट में हम जानते हैं एन की वैल्यू होती है 1 और जेड जो एटॉमिक नंबर है वो भी है 1। सो दिस टी का एक्सप्रेशन वुड बिकम टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच का क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई रेज टू द पावर 4। ठीक है,
ये स्पेशली हमने किसके लिए निकाला है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो क्या बोला है, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो हम जानते हैं भैया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है। सो सिंपली v इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज m is z square e raised to the power 4, that is mass of electron into z square e raised to the power 4 divided by what we are left with is 4 times of epsilon naught का square. So 4 times of epsilon naught का square n का cube and h का cube. This is the expression for frequency. और अगर मैं कहूँ for hydrogen, स्पेसिफिकली हम निकाल रहे हैं for hydrogen atom at ground state की बात हो रही है, ground state। तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू होती है 1 और z इज यूर 1, ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 1 है। इन दैट केस फ्रीक्वेंसी वुड बिकम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू e रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड h का क्यूब। सो ये एक एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी के लिए एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ रिवॉल्विंग इन nth नंबर का ऑर्बिट। ठीक है, सो आगे इस लेक्चर में हम समझते हैं अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बढ़ते हैं।